जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए हुए 41 दिन हो गए हैं और धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर लौट रही है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर से जुड़े 8 अलग अलग अर्जियों पर सुनवाई हुई है। कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद की अर्जी पर सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान वो 4 जिलों का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो कोई सियासी प्रोग्राम हालांकि नहीं कर पाएंगे, ना ही इस तरह के किसी प्रोग्राम में वो हिस्सा ले पाएंगे। वहां जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे और इस बारे में मरकज को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वो कोई भी रैली नहीं करेंगे। तो वहीं हम आपको बताएं कि एमडीएम के सरबराह वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया और इस पर जवाब मांगा। इस बीच मरकज ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर पीएसए लगाया गया है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको घर के अंदर ही कैद कर दिया गया है, जिसमें 2 साल तक की मैक्सिमम हिरासत हो सकती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द होने के फैसले को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामला संगीन है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद हालात देखने के लिए वहां पर जाऊंगा। दरअसल ये मामला बच्चों के इस्तेहसाल से जुड़े मामले की सुनवाई का था। इसमें अर्जी गुजार वकील ने कहा कि कश्मीर में बंद के चलते वकील हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोगों का हाईकोर्ट तक ना पहुंच पाना एक बेहद संजीदा मामला है। मैं इस पूरे मामले को देखूंगा और अगर इसमें कोई हल नहीं निकला तो मैं वहां पर जाकर इस पूरे मामले को गहन तरीके से देखूंगा। कि एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है? वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएसए, इन पर भी पीएसए। This conference is very significant. I wanted to expose the authoritarian trend of the union government and the Kashmiri puppet government. Those governments have arrested all the political leaders. They are put under house arrest. No communication with them. I have tried many times to contact him over telephone, cell phone, no possible. तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, अभी आपने वाइको को सुना। पीएसए लगने के बाद फारूक अब्दुल्ला पर सियासत अब गर्मा गई है, तेज हो गई है, सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, क्या मसरत आलम जो कि एक नॉन सेपरेटिस्ट हैं, उनके ऊपर भी पीएसए लगाया गया है? फारूक अब्दुल्ला जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी पीएसए लगाया गया है। आखिर इसकी बुनियाद क्या है? उस सबके बीच एक जो बहुत अहम बात चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की है वो ये कि जब एक अर्जी दाखिल की गई बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से कि उनको लगातार अरेस्ट किया जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है और वकील हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रंजन गोगोई ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दरअसल बेहद संगीन बताया है और यह कहा है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे। वहीं गुलाम नबी आजाद को राहत मिल गई है, वो अब जम्मू कश्मीर जा पाएंगे। 4 जिलों में जाने की उन्होंने इजाजत मांगी थी, वहां वो जा पाएंगे, लेकिन कोई सियासी प्रोग्राम वो नहीं कर पाएंगे। लौटने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी भेजनी है, उनको देनी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसपी पांडे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर गुलरेज, सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं
कि जब आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया, उससे जस्ट पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। सवाल ये वो उठा रहे हैं कि क्या मसर्रत आलम और फारूक अब्दुल्ला अब एक कैटेगरी में आ गए हैं? दोनों के ऊपर पीएसए लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, किस बुनियाद पर लगाया गया है, आखिर किस तरह की थ्रेट थी फारूक अब्दुल्ला से? दोनों में कोई आपस में कोई लेन देन नहीं है और हम दोनों को बराबर समझते भी नहीं है। आप ये देखिए कि मसर्रत आलम पर तो एनएसए भी लग चुका है पहले, फारूक अब्दुल्ला पर थोड़ा ना एनएसए लगाया है। लेकिन ये जो एक्ट है पीएसए, ये पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है। तो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का अर्थ ही ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरह से पब्लिक के लिए उसकी स्पीच देना, उसका किसी से मिलना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना या कुछ और पॉलिटिकल गतिविधि करना यदि पब्लिक की सेफ्टी के लिए सही नहीं है तो उसको हिरासत में रखने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी चीज, अभी आप देखिए कि सीताराम येचुरी को कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, लेकिन उन्होंने भी कंडीशनल इजाजत दी कि आप जो है केवल जो आपके मित्र से मिलने जाना है उनसे मिलने जाएंगे, कोई भी किसी भी प्रकार तो की ये कंडीशन तो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी लगाई जा सकती है। जस्ट लेट मी कंप्लीट मैम। यही चीज गुलाम नबी आजाद साहब को भी की। ये दोनों नेता जो है, सीताराम येचुरी जी हुआ या गुलाम नबी जी हो, चाहे गुलाम नबी कश्मीर के हैं लेकिन दिल्ली बेस्ड नेता हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला में, महबूबा मुफ्ती में अंतर यह है कि ये घाटी बेस्ड नेता हैं। तो इनके ऊपर रोज की रिस्ट्रिक्शन लगाना इतना आसान नहीं है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और एक बात और भी है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी सरकारी गोली से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर गुलरेज, मैं फारूक अब्दुल्ला के सवाल पे लौटूंगी। आप ये बताइए कि फिर पार्लियामेंट में अमित शाह ने ये क्यों कहा था कि ना उन्हें डिटेन किया गया है, ना उन्हें अरेस्ट किया गया है, ना नजरबंद किया गया है, ये बाकायदा तौर पर कहा था उन्होंने, तो फिर ये क्या है? तो पीएसए उस तारीख तक नहीं लगा था ना, जिस तारीख को लगेगा, जिस तारीख को प्रश्न किया गया, यदि उस तारीख को पीएसए नहीं लगा है तो यही कहा जाएगा कि नहीं लगा है। तो यही तो सवाल पूछा जा रहा है। जो नेता हैं जिस पर अब सियासत हो रही है वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर आज ऐसी क्या बात आ गई, ऐसा क्या आखिर हुआ कि आज इस पर पीएसए लगाया गया है? जब वाइको की अर्जी पर सुनवाई हुई, उसके बाद जब जवाब मांगा गया। देखिए, आप ये बताएं मुझे, वाइको साहब का जो इतिहास है सब जानते हैं, उनकी मानसिकता, विचारधारा सब जानते हैं। एलटीटीई को लेकर उनका क्या स्टैंड रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो आप सोचिए कि जो कश्मीर के दहशतगर्द भी एलटीटी से बड़े प्रभावित रहे हैं। तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, बिटवीन द लाइंस आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजों को। दूसरी बात, जो आप पूछ रहे हैं कि नजरबंद अभी क्यों किया गया, देखिए, जब इंग्लैंड के लंदन जैसी जो बड़ी जगह है, वो जिसको कहते हैं यूरोप की वर्ल्ड कैपिटल, वहां पर यदि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित करके भारत के दूतावास बड़ा सिक्योर जगह है, वो एरिया मैंने देखा है कई बार, बहुत सिक्योर एरिया है, वहां पर पथराव और हमला हो सकता है। तो आप सोचिए कि वादी में क्या नहीं हो सकता। तो क्या हमारे भाई बहनों की, कश्मीरियों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य नहीं है? नहीं, इस तर्क में कोई तर्क नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो आप दो कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों कंपैरिजन ही दरअसल बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं, वहां के सिटीजन हैं, वहां काम करते हैं, वहां पर उनको शहरियत मिली हुई है। तो ऐसे में वहां पर वो क्या कर रहे हैं उसका आप हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते। मैडम गलत फहमी मत पालिए। इस गलत फहमी ने ही तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इतने वर्षों तक, दशकों तक खराब करके रखा। जो आईएसआई है ये इसी प्रकार की हरकतें कर सकता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत से जंग कर सके, ये इस प्रकार की गतिविधि ही, पेटी गतिविधियां कर सकता है। वो कश्मीर में भी ऐसी ही पेटी गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहता कि वो फारूक अब्दुल्ला साहब आईएसआई के एजेंट है, लेकिन उनकी एक स्पीच या उनके एक वक्तव्य का फायदा लेकर आईएसआई बहुत कुछ भड़का सकता है। वो उस इराक में लगा है क्योंकि उनको पता है कि देखिए, आप ये देखिए पाकिस्तान का सिनेरियो देखिए, वहां पर सभी डेमोक्रेटिक लीडर जितने भी हैं, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर के पति हो, इन सबको जेलों में डाल रखा है। इसलिए डाल रखा है कि कहीं ये नहीं कह दे कि ठीक है 70 साल तक फौज का शासन रहा, एक तरह से सबको दबा के रखा इस नाम पर कि कश्मीर हमारा है ये बोलकर। अब कश्मीर के लिए फौज
वो फौज। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ ऋषि मिश्रा जी, लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है और लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गरमाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल उठाया है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भाई अगर वो इतने ही खतरनाक थे तो उनके साथ बैठकर वजीर आजम क्यों बातचीत कर रहे थे इससे पहले, और क्यों उनको यकीन ये दिलाया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और अब उनके ऊपर आनन फानन में पीएसए आखिर क्यों लगाया गया है, आखिर वो किस तरह से थ्रेट थे, और अगर थ्रेट थे तो 40 दिन पहले ही क्यों नहीं किया गया। बुशरा जी, किसी भी टॉपिक का समावेशी समीक्षा होना चाहिए और गुरेज भाई वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी समावेशी समीक्षा करनी चाहिए कि दो तीन पॉइंट है। जैसे सीताराम येचुरी या गुलाम नबी आज़ाद का नाम लिया गया, तो गुरेज साहब से पूछिए कि इनको कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाया था, कोर्ट ने परमिशन दिया है कि आप 4 जिलों में जा सकते हैं, कोई रैली नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गुरेज भाई का जो कंसर्न है या सरकार का जो कंसर्न है, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, 370-35A का हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर लोग जो है स्वागत कर रहा है कि कश्मीर में 370-35A हटाना बहुत ही वेलकम स्टेप है, इसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रोसेस होने के बाद बुशरा जी पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सेटअप जब तक वहाँ नहीं बनेगा तो तब तक आप कम्युनिकेट आम लोगों से नहीं कर सकते हैं। जो 70 साल से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे था, आप ये कह रहे हैं कि आज आप फारूक अब्दुल्ला पे पीएसए एक्ट लगा दिए हैं। इसी फारूक अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी वाजपेयी जी के साथ गवर्नमेंट में थी। वाजपेयी जी जब का गवर्नमेंट था एनडीए का, उसमें उमर अब्दुल्ला जूनियर मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आप उस पे एक टाइम इतिहास में आपने उन पे भरोसा किया और आज आप उन पे पीएसए एक्ट लगा रहे, तो ये नहीं चलेगा। आप 4 साल पहले आप पीडीपी के साथ सत्ता में थे, आप उसको आप नजरबंद कर रखे हैं। एक तरफ आपने बुशरा जी सही सवाल उठाया है कि एक तरफ अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि नज़रबंद नहीं है, दूसरी तरफ आप पीएसए एक्ट लागू कर देते हैं। तो एक समावेशी समीक्षा होना चाहिए कि जो भारत और कश्मीर के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टी ब्रिज थी उसको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। वेलकम है, हम सभी स्वागत करते हैं। ये इतिहास 70 साल के इतिहास में पहली ऐसी बोल्ड सरकार आई है जिसने एक बोल्ड स्टेप लिया है, 370-35A को हटाया है। लेकिन अब जो है बुशरा जी एक मैच्योर लीडरशिप का आपको दिखाना है, आपको वहाँ के जनता को कॉन्फिडेंस में लेना है। 70 लाख पॉपुलेशन है घाटी का, और 70 लाख पॉपुलेशन को में कुछ ही लोग हैं, 2-3-4% हैं बुशरा जी, जो अलगाववाद में विश्वास करते हैं, पाकिस्तान के थ्योरी में विश्वास करते हैं। मेजर पॉपुलेशन है वो भारतीय हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। यही तो वजह है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि वहां के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वहां के बुद्धिजीवी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वहां के समाज सेवी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तभी जाके बात बनेगी। आप इस प्रकार से डेडलॉक बना के रखिएगा, या आपको मैं समझता हूं कि 1.5 महीना होने को जा रहा है और अभी डेडलॉक जैसी स्थिति है। कुछ ही एरिया है जहां शांतिपूर्ण माहौल है, बाकी यदि आप वहां सब बंद है, स्कूल बंद है, घाटी में चले जाइए, कुछ ऐसे हैं वहाँ बाजार बंद, तो कहीं ना कहीं धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है डेमोक्रेटिक, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है पाकिस्तान नहीं है, भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इस बारे में जरूर सोच रहे होंगे। जी मैं इससे पहले एसपी पांडे जी आपके पास आऊं, डॉक्टर गुलेज मुझे ये बताइए कि अभी रंजन गोगोई ने ये भी कहा है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने, कि बच्चों के इस्तेसाल को लेकर वहां पर अर्जी दाखिल की गई कि किस तरह से उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और इस्तेसाल मतलब जुल्म उनके पर हो रहा है, उनके साथ सही तरीके से जो है वो बर्ताव नहीं हो रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, इस तरह का को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई। और इसको लेकर जो वकील हैं वो दरअसल हाई कोर्ट तक भी नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। रंजन गोगोई ने यह कहा है कि अगर ये पूरा मामला है तो ये बेहद संगीन है, बेहद सीरियस ये मामला है, मैं यहां से देखूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कश्मीर तक जाऊंगा। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? बेहद संगीन बात खुद चीफ जस्टिस ने बोली है। रंजन गोगोई साहब ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि बहुत कुछ फेक नैरेटिव और बहुत कुछ फेक प्रोपेगेंडा
किया जा रहा है कश्मीर के ताल्लुक से, तो यदि रंजन गोगोई जी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक वेलकम स्टेप है और हम वेलकम करते हैं उस चीज का। नहीं, मेरा एक सवाल है इनसे कि आप जो सभी चीज को शांतिपूर्ण बात बता रहे हैं, एक व्यापारी की हत्या हुई है, 2 ट्रक ड्राइवर की हत्या हुई है गुलरेज भाई। नहीं, लेकिन वो फौज की वजह से नहीं हुई है। फौज की वजह से नहीं हुई है, लेकिन इतने फौज होने के बावजूद भी यदि सुरक्षा में चूक हो रही है, यदि एक व्यापारी दुकान खोलना चाह रहा है यानी मेन स्ट्रीम की बात कर रहा है, वहां अलगाववाद तत्व जो है उसकी हत्या कर देते हैं, तो क्या हम सुरक्षा देने में नाकाम रहे? इसीलिए इतना डिप्लॉयमेंट किया गया है। फिर भी चूक हो रही है ना, फिर भी चूक हो रही है, वही सवाल है मेरा। तो आप सोचिए, यदि ये डिप्लॉयमेंट नहीं होता, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो क्या हो जाता वादी में। लेकिन सवाल इतना ठीक है, ओके, करने के बावजूद भी यदि ये हुआ है, तो उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि इतना करने के बावजूद भी ये है, तो कितनी सुरक्षा की जरूरत है आप बताइए। क्या तैयारी है केंद्र सरकार की? बम गिराएं, क्या करें? और नहीं, कम से कम उन लोगों को तो सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए जो फिलहाल आपके साथ कदम से कदम, जो हिंदुस्तान से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। मेरी बहन, मैं बड़े खुल के बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या कश्मीरी या किसी के नहीं है, समस्या केवल एक होस्टाइल नेबर की है। वो इस नेबर का ठिकाना लगाया जाएगा और यही सरकार लगाएगी, आप देखना। एक टाइम फ्रेम बताएंगे आप? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, टाइम फ्रेम बताएंगे भारत के जनता को? टाइम फ्रेम बताएंगे कि कितने टाइम पीरियड में ये कश्मीर मामला सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि लोग जानना चाहता है कि केंद्र सरकार के इस पे क्या रुख है, कि एक टाइम बाउंड से होना चाहिए ना। बीच में जितेंद्र सिंह जी ने कहा, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पीओके लेने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, किस दिन होगा? ये उसी तरह से होगा कि जैसा 370 हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई कि हम सुबह सोकर उठे मालूम पड़े कि हमारी फौज जो है वो पीओके में है। ठीक है, ओके, लेकिन एसपी पांडे जी, पीओके की बात हम लगातार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि अगर अब जो है बात वो कश्मीर पर नहीं होगी, जम्मू कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ दे, शायद पाकिस्तान ने ये ख्वाब देखना छोड़ भी दिया हो, वो अलग अलग मंचों पे जा रहा है लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। पीओके की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कामयाबी मिली उसको जी। बुशरा जी, इमरान खान ने खुद ने कहा कि UNHRC में 47 में से 60 कंट्री का साइन की बात की। नहीं, उन्होंने कहा कि 47 में से 47 है, उन्होंने बोला 58 ने सपोर्ट किया है उनका। जी, जाहिर सी बात है, तो उनकी बौखलाहट तो देखने को मिल ही रही है, बिल्कुल बौखलाहट तो उनकी देखने को मिल ही रही है। लेकिन सवाल यह है कि पीओके की बात हम कर रहे हैं और लगातार ये अच्छी बात है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पीओके में बात होगी, लेकिन ये बात हम पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो सवाल ये उठता है कि पहले कश्मीर में तमाम चीजें बिल्कुल मामूल पर लौट आए, जिंदगी बिल्कुल पटरी पर लौट आए, वहां पर इलेक्शंस हो, वहां पर डेमोक्रेसी जो है उस तरह से बहाल हो, गवर्नर रूल वहां से हटे, लोग कारोबार करना शुरू करें, बच्चे स्कूल जाना शुरू करें, वो हंसती खेलती तस्वीरें जो नजर आती थी वो दोबारा से नजर आए, तभी तो उसके बाद ही हम ये कहें कि अब हम पीओके की बात करेंगे, क्योंकि पहले एक मकसद तो हासिल हो जाए। बिल्कुल बुशरा जी, देखा आपने कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कश्मीर पर तो बात ही नहीं होगी, पीओके पर बात होगी। और सरकार क्रम वाइज से लगातार आप देखिए लगातार देश के प्रति समर्पित होकर कश्मीर के मुद्दे को सबसे प्राथमिकता की सूची में रखे, वैश्विक स्तर पर चाहे हो चाहे देश स्तर पर हो, लगातार एक जो सराहना पूर्वक फैसला लगातार ले रही है। रही बात, आपने देखा कभी 2 दिन पहले इमरान जी का बयान आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत में दिवालिया बनाना चाहता है, तो ऐसे नहीं आया, ये उनका कहीं ना कहीं मानसिक हताशा दर्शाता है कि हम भारत से लड़ नहीं सकते, भारत की हम बराबरी नहीं कर सकते। आप देखिए चाहे युद्ध की बात रही हो पिछले दौर में देख लीजिए, चाहे आर्थिक मोर्चे पर आप देखिए पाकिस्तान में 70 सालों में हम भी चले, हमने विकास किया, सामाजिक विकास किया, राजनीतिक विकास किया, आर्थिक विकास किया, सांस्कृतिक रूप से हम भारत विश्व गुरु बनने के लिए फिर से एक बार तैयार है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने खोए हुए जो प्रतिष्ठा थी, जो उसका गौरव था, उसे नहीं पा सका, क्योंकि आप लगातार बुद्ध के मार्ग को नहीं बल्कि युद्ध के मार्ग को अपनाना चाहते हैं। आप शांति नहीं बल्कि आप युद्ध करके चाहते हैं कि हम किसी से लड़ लें, जबकि आपकी पोजीशन वह नहीं है कि आप युद्ध करें। और आप देखिए जैसा कि आपने कहा कश्मीर की बात, तो कश्मीर में आप बुशरा जी कोई भी फैसला देश में होता है, कोई भी फैसला अगर कोई प्रधानमंत्री लेता है या कोई सरकार का व्यक्ति लेता है, तो एक दिन में चीजें आप चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाए, तो शायद ये आज 45 दिन, आज 45 दिन निश्चित रूप से हो गया, लेकिन यह कहना जायज है नहीं है अभी भी कि कश्मीर में हम लोग तुरंत चीजों को पालेंगे, जबकि आतंकवादी या अलगाववादी या फिर आप देखिए दहशतगर्द, अभी परसों आपने
देखा सेब के बड़े बागान को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, रोज लोगों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के स्तर से तो जो चीजें चली रही, लेकिन मानवता के स्तर से भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल भी जरूर है इसके साथ साथ कि हम पीओके को लेकर दबाव ना बनाएं एक तरह का अपने अंदर, बल्कि पहले ये देखें कि जो चीज एक हमने 70 साल के बाद की है, क्या हमने मुकम्मल तौर पर उसको हासिल कर लिया, कामयाबी से हमने तमाम चीजों को कर लिया, ये भी देखना बेहद अहम है। मैं लौट रही हूँ।